नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल से पहले हमने क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है ये सबसे पहले शुरू कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया गया था। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इस चीज को फॉलो किया था। अब प्रियम्बल होता क्या है? पहली चीज, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। और एन ए पालकीवाला जी थे जिन्होंने क्या कहा था कि इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम सबके अपने अपने आईडी कार्ड्स होते हैं, कभी स्कूल का होता है, हमारे ऐसे भी एज अ सिटीजनशिप हमारे आईडी कार्ड्स होते हैं। तो इट इज लाइक एन आईडी कार्ड ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये किसके ऊपर बेस है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे। इसे लाया किसने था? मूव बाय किसके द्वारा किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अडॉप्टेड किया था कब? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पे। और अमेंडमेंट कब हुई इस प्रियम्बल में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पे। और 3 वर्ड्स हमने अमेंड किए थे इसमें: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। अब हम इसे पढ़ते कैसे, कैसे प्रेजेंट होता है? प्रियम्बल ले आए, लिखा कैसे है? बहुत बारी सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाती है लिखने को, मेंस के जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है उस टाइम पे। जैसे वही, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो लोग हैं इंडिया के, हमें ये हम अपने आप को दे रहे हैं। इसमें क्या है? हम सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी भी आ जाती है कि पहले सॉवरेन है कि सोशलिस्ट है कि सेकुलर है। या ऐसे ऑप्शंस में दे देते हैं कि सेकुलर पहले है कि सोशलिस्ट पहले है कि सॉवरेन पहले। ये क्रोनोलॉजी बहुत बारी एग्जाम में आती है। फिर जस्टिस की बात होती है, तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में होता है। मतलब सोशली वी आर इक्वल, इकोनॉमिकली हम जितना काम कर रहे हैं हमें उतनी वेजेस मिलेंगी, हम उसके अकॉर्डिंग ही सरवाइव करेंगे। ये नहीं है कोई अमीर है तो वो काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पे दे देंगे, उसी के बराबर का काम अगर कोई गरीब कर रहा है तो हम उसे कम का काम दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पॉलिटिकली हर एक को हक है पॉलिटिक्स में आने का, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। उस पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, किसी के ऊपर उसका कोई भी दबाव नहीं हो सकता है। लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। किसी की भी कोई भी मर्जी है, वो कोई भी सोच रख सकता है, कोई भी एक्सप्रेशंस दे सकता है, बिलीफ रख सकता है। किसी का फेथ है, किसी भी रिलीजन में है, मान लो कोई हिंदू है, उसका फेथ सिखिज्म में है, तो इट्स ओके। अगर कोई बुद्धिस्ट है वो हिंदुइज्म को मानता है, इट इज ओके। कोई जैनिज्म है तो वो बुद्धिज्म को मानता है, इज इट नॉर्मल? अगर वो चेंज करना चाहे तो भी कर सकता है। ठीक है। वर्शिप, जिसकी जैसी मर्जी है यहाँ पे वर्शिप करने की कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, हिंदू सिख सब कर सकते हैं, पारसीज। कितनी कितने टाइप के रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ, बहुत रिलीजन्स हैं और सब प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये हम नहीं फॉलो करेंगे या हमारी कंट्री अलाउ नहीं करती है, नहीं। इट्स ए सेकुलर स्टेट। इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हर कोई इक्वल है, अपॉर्चुनिटी है हर एक को, वो कोई भी काम कर सकता है, कैसी भी पढ़ाई कर सकता है। हम एक दूसरे को प्रमोट एमंग देम ऑल, हम हर एक चीज़ को प्रमोट करते हैं। फ्रेटर्निटी, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, सीजन्स की डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट को लेके इतनी चीज़ है, खाने की डाइवर्सिटी है, फेस्टिवल्स में डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक हैं। तो वो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा जिसे कहते हैं, या ब्रदरहुड। वो यूनिटी और इंटीग्रिटी हम सब में है। अब ये जो है हमने अडॉप्ट कब किया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को हमने
अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, अडॉप्ट किया और खुद को हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब इंग्रेडिएंट्स, 4 मेन कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स कह लो। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स क्या है? प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन ही क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम ही अथॉरिटी हैं, हम ही रियल हेड हैं, क्योंकि हम सरकार चुन के लाते हैं ना, तो सरकार रियल हेड नहीं है, सरकार हमारे लिए काम करती है। तो वी आर द किंग्स, नॉट द जो सरकार बैठी हुई है इस टाइम पावर में, दैट इज अ किंग, वो हमारा काम कर रही है, उसे हमें हमारी वेलफेयर के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने वोट देके रखा हुआ है। और उनकी सैलरीज कहाँ से जाती है? वी आर द टैक्स पेयर्स, बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम टैक्स पे करते ही करते हैं। तो वो टैक्स पेयर से हम उनको सैलरी दे रहे हैं, वो हमें सैलरी नहीं देते हैं। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, अब इंडिया कैसा स्टेट है? सॉवरेन है, अपनी खुद की कोई डिग्निटी है, हमारी कोई संप्रभुता है, सोशलिस्ट है हम, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक पॉलिटी है हमारी। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेसिफिक जस्टिस, जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की। अब डेट ऑफ एडॉप्शन कब की है? 26 नवंबर 1949। ये हमने ऊपर भी पढ़ी, बहुत बारी क्वेश्चंस में आ भी जाता है कि कब की है। फिर कीवर्ड्स क्या है? हम सर्टेन कीवर्ड्स, जो हर एक कीवर्ड को हम आगे डिफाइन भी करेंगे, जैसे किया भी हुआ है। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस में जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। हम हर एक को आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी में सबसे पहले हमारी कोई डिग्निटी है, हमारी कोई संप्रभुता है, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, ना ही कोई हमारे ऊपर कोई हमारा हेड है, ठीक है, ना ही हम किसी पे डिपेंडेंट है, ना ही हमारा कोई हेड है। वी आर द फ्री स्टेट। हमने हम हर चीज को बहुत फेयरली हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। हम बाहर से, बाहर के लोग हमारे इधर आके नहीं बोल सकते हैं। 1949 में इंडिया ने अपनी फुल मेंबरशिप डिक्लेयर कर दी थी कॉमनवेल्थ नेशंस में, और एक्सेप्ट किया था कि ब्रिटिश क्राउन वहाँ पे हेड है। बट इट डजंट मीन कि वो हमारा भी हेड है, नहीं, वो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का हेड है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वहां पे वो हेड है, वो इंडिया का हेड नहीं है, ठीक है। और ये जैसे फिर हमने यूएनओ की ली और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने साइन की है, अथॉरिटी साइन की, वो आगे जैसे पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें आती जाएंगी। बीइंग ए सॉवरेन स्टेट इंडिया, अच्छा अब ये मतलब नहीं है कि हम सॉवरेन है तो हम किसी की भी टेरिटरी में, फॉरेन टेरिटरी को अपने अंडर ले सकते हैं या उस अपने फेवर में ले सकते हैं या अपना कोई पार्ट देंगे, नहीं, ना ही कोई हमारे इधर आएगा, ना ही हम किसी के ऊपर जाएंगे, किसी की टेरिटरी को एक्वायर करेंगे। अब सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट वर्ड ना हमने कब लाया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे, जो 1976 में आया था। अब ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डीपीएसपीज, कुछ डीपीएसपीज पॉलिसी है उनके लिए। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज, अब यहाँ पे कैसे आया ये ना, इट सिर्फ अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन, अवधि सेशन हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अवधि सेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1955 में। ये हिस्टोरिकल मीट थी जो इम्पोर्टेंस किसकी बताती थी? सोशलिज्म की, सोशल डेवलपमेंट की। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। डीपीएसपी में इसकी बात हुई हुई है। फिर डेमोक्रेटिक सोशल, वी आर द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, नॉट ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हम डेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ पे हर एक के हिसाब से चीजें हम सोशलाइज्ड हैं, ना ही एक कम्युनिटी के हिसाब से सोशलाइज्ड हैं। और हमारी जो इकोनॉमी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, ये कौन सी इकोनॉमी होल्ड करता है? ये इकोनॉमी होल्ड करता है मिक्स्ड, मतलब पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट भी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट थी
Democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity. Indian socialism is blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards the Gandhian socialism. इसे हम क्या कहते हैं? गांधीन सोशलिज्म. हमें ये लाइन ना एज एक मेंस के पार्ट ऑफ वो समय कोई भी मेंस का एग्जाम हो तो वहाँ पे सीधे सीधे यही लाइन दे सकते हैं कि एक्सप्लेन या क्रिटिसिज्म या आप इसे इलेबोरेट करो, इलुस्ट्रेट करो, कुछ भी बोल के कि ये जो एंड ऑफ है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. एक तो आप प्रियम्बल का इसमें रेफरेंस दे सकते हो, फिर डीपीएसपीस का रेफरेंस दे सकते हो, फिर आप इसमें फंडामेंटल राइट्स का भी रेफरेंस दे सकते हो. वो आगे जैसे जैसे मतलब अब आपको ना कनेक्टिविटी बिठानी है. जैसे ये लाइन है, ये लाइन उठा लो और इसको एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में शुरू कर दो. बट मैं बोलूँगी मतलब एक पेपर ले लो, पेपर पे जैसे ये लाइन है लिख लो कि हमें इसे एक्सप्लेन करना है और उसके साइड पे ना एक कीवर्ड्स लिखते जाओ कि हमें पहला इंट्रोडक्शन कहाँ से देना है, क्या क्या रेफर देना है. फिर जब आपको लग जाए कि नहीं हमने इतना सफिशिएंट पढ़ लिया हुआ है, देन राइट इट. लिखो तो ज़रूर. जब तक लिखोगे नहीं चीज़ें क्लैरिटी में नहीं आएंगी. यहाँ से वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई अब दिमाग में छप गया, एग्जाम में जाओगे तो लिख के आ जाओगे. बिल्कुल भी नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. आप जाओगे, मेरी वीडियो लेक्चर देखोगे या कोई भी वीडियो लेक्चर, मैं नहीं बोल रही हूँ हाँ मेरी ही देखो, कोई भी वीडियो लेक्चर देखो, बट वीडियो लेक्चर देखने के बाद बंद कर दो एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में छपेगा. एक बार ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा आइडिया. फिर इसके बाद हमने क्या लाया, इसी के चलते सोशलिज्म के चलते हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 में. लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसने डाइल्यूट किया सोशलिस्ट क्रेडिलेंट्स को इंडियन स्टेट में. ये क्यों आई थी, कैसे आई थी? इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, मोर ओवर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, तो हम वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं. फिर है सेक्युलर स्टेट, मतलब सेक्युलर, ये भी हमने लाया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पे. और however as the supreme court said in 1974, although the word secular state was not expressly mentioned in the constitution, की mention ही नहीं है constitution में, there can be no doubt that constitution makers wanted to establish us with such a state according to. अब क्या था सेकुलर स्टेट को लाने का मतलब, एक तो 74 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सेकुलर स्टेट तो एक्सप्रेस नहीं है, बट जो मेकर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो लाना चाहते थे. तभी तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिया गया आर्टिकल 25 to 28 में कि हमें फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता. तो हैज बीन इंक्लूडेड, मतलब वहाँ पे इंक्लूडेड है बट वो प्रियम्बल में नहीं था. तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया 1976 में कि सेकुलर वर्ड को हमारे प्रियम्बल में लाया, इसको एड ऑन किया. ठीक है. और सेकुलर स्टेट बताता है कि इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया कोई एक रिलीजन पे बेस नहीं है, इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, वो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता है और हर रिलीजन यहाँ पे फॉलो अप हो सकता है, वो चल सकता है, लोग उसे मान सकते हैं, कोई डिसरिस्पेक्ट उसकी नहीं करेगा. फिर है डेमोक्रेटिक. बोर हो रहा है? चलो एक बात बताती हूँ. मेरी एक मर्जी है, मर्जी. जाकिर हुसैन का एक वो है, शेर है कि जिंदगी मेरी चाहे गुमनाम रहे पर मुझे मौत बड़ी मशहूर चाहिए. और ये सच में मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे जीते जी जाने या ना जाने, जब मैं मरूं तो प्लीज लास्ट मेरी एक बारी देखने जरूर आ जाना. इतना मैं अच्छा काम करके जाऊंगी, लोग बोले यार लास्ट टाइम तो इसको देखना बनता है, कि दोबारा ऐसा शायद ही हमें कोई देखने को मिले. तो हर एक को ऐसा होना चाहिए. बर्थडे विश की आप उम्मीद मत रखिए, बट हाँ लास्ट टाइम पे ये उम्मीद रखिए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है या ऐसी बात हो सकती है. मतलब
बहुत तो मशहूर होनी चाहिए, इतनी कि आपके घर पे कोई आए और आप हो ही नहीं, यू आर ए बॉडी एट दैट टाइम, और लोगों का इतना जुमावड़ा हो कि जगह ही ना बचे खड़े होने की भी। तो ऐसे काम करने चाहिए। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरी लाइफ, मेरी जो लास्ट जर्नी है, तो वो ऐसी हो। जब तक जिसको मुझे गालियाँ देनी है वो दे सकता है, जिसे मुझे बुरा बोलना है बोल सकता है, जिसे मुझे जैसा मानना है बोल सकता है, एंड जिसको जो करना है मेरे लिए, जो भी मुझे अच्छा बोलना है, वेल एंड गुड। मुझे बुरा बोलना है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वेल एंड गुड। बट हाँ, ये मत बोलना कि मैं अनस्टेबल हूँ। आई एम नॉट अनस्टेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। और मुझे कम आंकने की गलती मत करना कभी भी। बहुत लोगों ने की है, बहुत लोगों ने मेरी नज़र में वो डिसरिस्पेक्ट है, और शायद उस चीज़ की माफ़ी तो उनको कभी मेरी तरफ से तो मिल चुकी है, बट भगवान की तरफ से नहीं मिलेगी। शायद भगवान चाहेंगे कि वो एक बारी तो माफ़ी मांगे इंसान, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच में नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा मुकदमा यहाँ की अदालत में नहीं, मेरे महादेव की अदालत में है, और वहाँ पे जब ये फाइल खुलेगी तो कितना तांडव मचेगा, क्या होगा, आई रियली डोंट नो। आई एक्सट्रीमली डोंट नो क्या होने वाला है उस टाइम पे। बी रेडी फॉर दैट। और अगर आज हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना, पलट के हमारे पास ज़रूर आता है। वो लोग बोलते हैं ना, यार तुम बेवकूफ़ थे, तुम्हें धोखा मिल गया, या तुम्हें अक्ल नहीं थी, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो उस टाइम पे ना डिग्रेड मत हो, डिमोटिवेट मत फील करो। ये बोलो, इट्स ओके, किसी ने हमारा फ़ायदा उठाया, इट मीन्स वी आर यूज़फुल। कोई आपको मतलब के लिए याद करता है तो इट्स ओके, यू आर यूज़फुल। कि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता तो यू आर द मीडियम फॉर दैट वन, आप हेल्पफुल हो इतने। तो इट्स ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर कोई बोल देता है कि हाँ भाई, तुमने धोखा खाया, तो बुरा मत मानो, डिप्रेशन में मत जाओ। तो अच्छा है, तुम धोखा खाने वालों की लिस्ट में हो, धोखा देने वालों की लिस्ट में नहीं हो। अगर तुम धोखा देने वालों की लिस्ट में होगे तो तुम कर्मा खराब करोगे। सिर्फ नाम के लिए नहीं है कर्मा हिट बैक, सच में कर्मा हिट बैक मेरी लाइफ में हुआ है, और अम, मुझे उसका अच्छा ही फ्रूट मिला है। तो मैं तो नहीं डरती अपने कर्मा से। हाँ, कुछ किए होंगे, मैं नहीं बोलती मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो बहुत बुरे कर्म किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट जो भी है, कर्म तो कर्म है। पर मुझे इतना भी पता है कि कर्मा हिट बैक। अगर आज आप कुछ अच्छा करते हो, और कर्मा ना आपको इन रिटर्न इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है, तो अच्छे कर्म करो। टॉपिक पे वापस आ जाए, डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक क्या है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग आपको चुनेंगे। लोग, हेरिडिटी नहीं है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, लोग आपको चुनेंगे। जैसे थ्रू रेफरेंडम, इनिशिएट, रिकॉल, पब्लिसिटी। पब्लिसाइड के द्वारा, पब्लिसिटी बोल रही हूँ मैं, पे कुछ भी बोल देती हूँ। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोग क्या करेंगे, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उनको वोट देते हैं, फिर वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो लॉज बनाते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर हमारे लिए लॉज बनाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन, आल्सो नोन एज द एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, under which the executive is responsible for the legislature for all its policy and actions। ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी सारी पॉलिसीज के लिए और एक्शंस के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक
इलेक्शन रूल ऑफ लॉ। अब इसमें क्या आता है, क्या क्या प्रोवाइड है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक एक टाइमली हमारे इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, independence of judiciary है, absence of discrimination on certain grounds are the manifestations of the democratic character। मतलब manifestations हमारे डेमोक्रेसी के हिसाब से होना चाहिए, और ये नहीं है कि एक ही पार्टी ला सकती है, हर कोई ला सकता है जो जो इलेक्शंस में खड़ा हुआ है। अब जो ये डेमोक्रेटिक जो प्रियम्बल में है, ये क्या है, नॉट ए पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करता है, बट ऑल्सो सोशल डेमो, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। द डायमेंशन। अब अपनी स्पीच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 25 नवंबर 1949 में इसको एक्सप्लेन किया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट डज द, अब नेक्स्ट खुद ही बोल रहा है कि व्हाट डज द सोशल डेमोक्रेसी मीन्स। अब मतलब क्या है, इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ, हम कैसे जीते हैं, रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बेस पे। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी आर नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट आइटम्स फ्रॉम ट्रिनिटी, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या फॉर्म करती है, यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब तीन का झुंड। In the sense that to divorce for one from other is to default the very purpose of democracy। अगर हमने इन तीनों में से एक को भी हटाया तो हम जो डेमोक्रेसी का पर्पस है उसको ही खत्म कर देंगे। लिबर्टी कभी भी इक्वालिटी के साथ डाइवोर्स नहीं हो सकती, इक्वालिटी कभी भी अलग नहीं हो सकती लिबर्टी के साथ, नॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों भाईचारे से अलग हो सकती है, इट मीन्स फ्रेटर्निटी। तो इन तीनों का अलग होना बनता ही नहीं है। अगर एक भी गई तो हमने मतलब इनको इंडिविजुअली किल कर दिया, इसका मतलब ये। इन द सेम कंटेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड in 1997 that Indian constitution envisages to establish an egalitarian social order rendered to every citizen social, economic, political justice in social and economic democracy of भारत रिपब्लिक। तो इसीलिए इसको क्या मतलब, इन सब में हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या कुछ कुछ भी जो भी चीजें हैं उनको अलग नहीं कर सकते। अब है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है, दो कैटेगरीज में, एक है मोनार्की एंड सेकेंड वन इज रिपब्लिक। मोनार्की और रिपब्लिक में क्या है, मोनार्क में क्या होता है, यूजुअली ना किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, उनके नाम से सारी चीजें चलती हैं, जैसे ब्रिटेन। और दूसरा जो है रिपब्लिक, ये तो मैंने मोनार्की का बता दिया। रिपब्लिक जैसे जहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों को चुनते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल यूएसए। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head। हमारा एक elected head है, that is called president। और उन्हें हम कैसे इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए, 5 years के लिए। ए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स, दो और चीजें बताता है। वन, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, की कितनी सॉवरेनिटी है हमारे लोगों के लिए, एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। सेकेंड, द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज का मतलब दूसरा क्या, प्रिविलेज्ड क्लास यहाँ से गायब नहीं है, वो हमारे साथ ही है। और पब्लिक ऑफेंस जो भी है, हर एक सिटीजन को हम किसी भी पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। नेक्स्ट है जस्टिस। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल एम्ब्रेस थ्री फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स में है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमने फर्स्ट जब इसका प्रियम्बल का निकाला था तो वहीं पे पढ़ा था। अब ये क्या प्रोविजंस कहाँ पे सिक्योर है, फंडामेंटल राइट्स इन डीपीएसपी में, ठीक है, पूछ सकता है कहाँ पे सिक्योर है। अब सोशल जस्टिस क्या डिनोट करता है, ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी हम कास्ट, कलर के, रेस, रिलीजन, सेक्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते सोशली कि हाँ तुम लो क्लास के तो हमारे साथ बैठ के मत खाना खाओ, या हम अपर क्लास के हैं तो हम छोटी क्लास के साथ बैठ के नहीं खाना खाएंगे, ये सब नहीं होगा। उनके काम के बेसिस पे हम जो उनको नीचा दिखाते हैं वो नहीं होगा। बहुत होता है, इवन
मैंने तो सेम एक एग्जाम्पल क्या है, एक चीज़ है। मैंने तो ऐसा देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं दो टाइप के पंडित होंगे ना। लेट एन एग्जाम्पल, जैसे कोई कश्मीरी पंडित है, तो अगर मैरिज करना चाहते कश्मीरी पंडित या डोगरा पंडित, तो वहीं पे डिस्क्रिमिनेट करना शुरू हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स इस चीज़ को प्रमोट करें, रादर देन कि हाँ उसके लिए आवाज़ उठाएं, बात करें, लोगों को समझाएं। नहीं, वो हाँ एग्रीएबल है कि ठीक है, कश्मीरी पंडित, डोगरा पंडित ऐसे शादी नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब पंडित पंडित में भी हो रहा है, आप अभी भी हो रहा है। तो इस चीज़ को हम यंगस्टर्स ही खत्म कर सकते हैं, हम ही अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे। देखो, आवाज़ उठाना ही मुश्किल चीज़ है। एक बारी आप आवाज़ उठा लेते हो, आप बोलना शुरू कर देते हो, आप उनको लॉजिकल रीजंस देना शुरू कर देते हो, उनको समझाना शुरू कर देते हो, तो एवरीबडी विल बी एग्रीड। बट अगर आप बोलोगे ही नहीं, आप समझाओगे ही नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि चीज़ें चेंज होंगी? और ये पढ़े लिखों का हाल है आज भी। तो इस चीज को चेंज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं सोशल अपर क्लास लोअर क्लास में तो जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो पंडितों में जा रही हूँ, ब्राह्मणों में जा रही हूँ। तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा खुद अवेयर होइए, लोगों को समझाइए। और समझते हैं लोग, मैंने बहुतों को समझाया है, को ट्राई करती हूँ, और लोग समझते भी हैं। बट बशर्ते आपको समझाना आना चाहिए। आप कितने अच्छे से समझा सकते हो? अगर आप नहीं समझा सकते हो, नहीं कुछ कर सकते, तो मैं तो बोलती हूँ आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, फिर टोटली पढ़े लिखे अनपढ़ हो। आप हो ही नहीं इंसान के लाने के लायक जब तक आप इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। फिर अगर इतना ही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन, तो प्लीज़ अपनी दोस्ती भी उसी हिसाब से रखिए। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि आज भी हमारी इंडिया में चीज़ें चल रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं, वो इन चीज़ों को मानती ही नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, और उनको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। वेल एंड गुड। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दे आर वेरी मेच्योर्ड। इवन माई ग्रैंड मदर, वो बहुत बहुत मेच्योरली बातें करती है, और वो आज की जनरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। वो समझती हैं चीज़ों को कि हाँ, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती तो ऐसे हो सकती है। अगर बच्चा आज के टाइम का कह रहा है, तो मे बी इट्स अ चेंज, और वो चेंज एक्सेप्ट करती भी हैं। और कुछ लोग अपने आप को एलाइट बता के अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। वेरी डिस्गस्ट, मतलब मुझे गुस्सा आता है। एनी हाउ, हम कहाँ पे थे? हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लड़की है, लड़का है, ट्रांसजेंडर है, नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है काम करने की। इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है कि हम पैसों के ऊपर या उसके चीज़ों के ऊपर लेके उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमें क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब हर एक चीज़ में इक्वल जस्टिस है। आप जैसे, अब मैं बोलूँ, मैं आई एम यूट्यूबर, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो यूट्यूब को भी मुझे उतना ही पे करना चाहिए जैसे वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे करता है। बट इट्स नॉट पॉसिबल ना। मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम लगेगा। तो ये नहीं है कि हाँ भाई मेरा पैसा रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब मुझे यहाँ से मोनेटाइजेशन होनी होगी, या जब भी मोनेटाइजेशन होगी, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, तो वो उसी हिसाब से होगी कि जिस हिसाब से मैंने काम किया। दैट इज ए इकोनॉमिक जस्टिस। नॉट कि हाँ भाई अगर जितना मैं काम कर रही हूँ तो मुझे भी बड़े प्लेटफॉर्म्स जितने ही मोनेटाइजेशन होनी चाहिए। इट इज़ नॉट इक्वल। जो जितना काम करेगा उसे उस हिसाब से, जितना उसकी ग्रोथ हुई उस हिसाब से आपको मोनेटाइजेशन होगी। इट्स एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक बैंक की। वहाँ पे एक क्लर्क भी जॉब कर रहा है,
और एक बैंक मैनेजर भी जॉब कर रहा है। अब क्लर्क वाला ये तो नहीं ना बोल सकता कि मुझे बैंक मैनेजर जितनी वो दो, सैलरी दो, नहीं, उसे क्लर्क के लेवल की ही सेम सैलरी मिलेगी, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज एन इन इकोनॉमिक जस्टिस। और ये आइडियाज हमने कहाँ से लिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हमने लिए है रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। ये चीज़ें भी याद रखनी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम जो मुंह में आया वो बोल दें, नहीं, हमें अपनी इंडिया की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। हम वहाँ पे कहीं पे भी इंडिया को नीचा नहीं दिखा सकते। हम हर एक को, मतलब हर एक को अपने थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ की तो है, बट वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये नहीं है कि अब थॉट्स में आ रहा है कि गलत बातें आ रही है तो बोल दी। थॉट्स में लानी ही क्यों है? किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना? इतना गलत नहीं बोल सकते हैं कि आप कोई रिस्पेक्ट ही ना रखो। आप गुस्सा शो कर सकते हो, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं। वो लोग जानबूझ के कुछ लोगों के रिस्पेक्ट मिट्टी में मिला के रख देते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? दुनिया गोल है, कब आप घूम के आ जाओगे आपको खुद नहीं पता। यू नेवर नो। लिबर्टी एज elaborate in the preamble is essential for the successful functioning of the Indian democratic system. ये essential है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। लिबर्टी का ये मैंने बोला ना कि हाँ, ये लाइसेंस नहीं दिया जाता कि आप कुछ भी बोल दो कभी भी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट एक क्वालिफाइड है। और ये हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और 99 में। इक्वलिटी, कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल सिटीजनशिप मिलेगी, इक्वल। और इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, ठीक है? और देर आर टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन that seeks to achieve political equality. One, no person is should to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on the, हाँ, इलेक्टोरल रोल्स में हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये आर्टिकल 325 में है। यहीं से आपने देखो ना कितने आर्टिकल्स पढ़ लिए। सेकंड, लोकसभा में, असेंबली में अडल्ट सफरेज की आपकी जब एज हो जाती है कि आप मेच्योर्ड हो, तो जो एज फिक्स की हुई है उसमें आप पार्ट आ सकते हो, लोकसभा के इलेक्शंस भी लड़ सकते हो। तो वो कहाँ था? आर्टिकल 326 में। और डीपीएसपी सिक्योर्स करता है इक्वल मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एंड इन एडुकेट मीन्स हर एक को इक्वल पे मिलेगी, इक्वल काम कर सकते हैं, लाइवलीहुड के लिए भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये नहीं है कि दो एक मेल है और एक फीमेल है, वो काम कर रहे हैं और काम करते करते उन्होंने डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि मेन को ज़्यादा पे मिलेगी, वुमेन को कम, ऐसा नहीं है। फ्री है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में, फ्रेटर्निटी की बात कहाँ पे होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A। ये कब अमेंडमेंट करके लाया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ड्राफ्टिंग कमेटी के एम मुंशी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कहा था डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। वहाँ से इसको signifies that the constitution not only ensure material betterment and maintain democratic setup, but that is also recognizes that the personality of every individual is sacred. This is highlighted through some provisions of the, अब ये कहाँ पे highlighted थी? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, और इसमें डिग्निटी की बात की है। और फर्दर हमने इसको कहाँ पे ऐड किया गया? डिग्निटी ऑफ वुमेन, जहाँ पे हमने बताया गया फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कहाँ पे? साइकोलॉजिकली टेरिtorial डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल, आर्टिकल 1, जो खुद डिस्क्राइब करता है इंडिया को कैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स।
मेक इट क्लियर, जो क्लियर बताता है स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन, कोई राइट नहीं है कि वो अलग हो जाए, और इंडस्ट्रियबल नेचर में इंडियन यूनियन से, और ये ओवरकमिंग हिंड्रेंस नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनिज्म, रिलीजियनिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म और बहुत चीज़ों के बारे में बताता है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। आई थिंक आज हमने बहुत कर लिया, एक वीडियो बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, एंड उसके बाद टॉपिक होगा प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट हुआ, किसके चलते हुआ। फिर हम नोट्स एंड रेफरेंसेस में ये भी पढ़ेंगे। इसमें जैसे केशवानंदा भारती का केस है, फिर जो जो केसेस लगे थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।